हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्पेशल की यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो पर सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये क्लास भी कंटिन्यू रहेगी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर, और ये वीडियो आपको डेली मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल एंड हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स आर यूजफुल फॉर। डिजिटल और हाथ से उपयोग किए जाने वाले मैग्नीफायर किसके लिए उपयोगी हैं? तो पहला ऑप्शन है पर्सन विद लो विज़न, दूसरा पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, तीसरा है पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, डी नन ऑफ देम। यानी पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कम नज़र वाले व्यक्तियों के लिए, लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल एंड हैंड हेल्ड मैग्नीफायर क्या होते हैं। डिजिटल एंड हैंड हेल्ड मैग्नीफायर जो है वो हाथ से पकड़े जाने वाला एक डिवाइस होता है, जिसका यूज़ जो है हम कंटेंट को जूम करके पढ़ने के लिए किया जाता है। और ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें देखने में समस्या आती है, देखने में कठिनाई आती है, और इसे वो कंटेंट के ऊपर रखकर यूज़ करते हैं, जिससे कि कंटेंट थोड़ा जूम हो सके और वो उसे आसानी से देख सकें और उसे रीड कर सकें। तो इसका ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर जो है वो रहने वाला है ए, पर्सन विद लो विज़न। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हीरो वर्शिप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर। कि हीरो वर्शिप यानी कि हीरो का दर्जा देकर पूजा करना किस प्रकार के अवरोध का एक उदाहरण है? इसके अंदर पहला है फिजिकल, एटीट्यूडनल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव। तो फिज़िकल बैरियर जो है वो फिज़िकल से रिलेटेड होता है, जैसे कि रैंप ना होना, एलिवेटर्स ना होना, जिससे कि एक दिव्यांग व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी उसके सामने एक बाधा आती है। फिर एटीट्यूडनल बिहेवियर जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो हीरो वर्शिप जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड है, यानी कि एटीट्यूडनल इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आगे देखते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टिव डिवाइस टू सपोर्ट पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसमें पहला है व्हील चेयर, एल्बो क्रचेस, के वॉकर और रिफ्रेशेबल ब्रेल्स डिस्प्ले। देखिए व्हील चेयर आप सभी को पता है कि क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर एक इमेजेस को शो करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको उसे समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो ये है हमारी व्हील चेयर। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है हमें एल्बो क्रचेस का, जो कि क्या होती है, एक विसाखी होती है, कोहनी तक की होती है, जो एल्बो तक की, वो जो इस तरह से कुछ हमें दिखाई देती है। ठीक है, फिर है के वॉकर। के वॉकर क्या होता है, चलने में सहायता करता है। और एक है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले ये किसके लिए होती है, वीआई वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। तो उसने पूछा है कि क्या इसमें से लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, या वाले पर्सन के लिए नहीं है, सॉरी। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, बिकॉज ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए होती है। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड। फिजिकल यानी कि शारीरिक बाधाओं में क्या शामिल होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। फिजिकल बैरियर में आ जाएगा क्या, रैंप ना होना, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप नहीं होना, अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर एलिवेटर्स का ना होना, टेक्सटाइल पथ का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर है व्हाट इज कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस। कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस यानी कि जन्मजात नेत्रहीनता क्या है? तो लॉस ऑफ विजन आफ्टर बर्थ बाय
बट बाय एज 5, जन्म के पश्चात 5 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं, क्योंकि इसने जन्म जात पूछा है तो जन्म के बाद नहीं, ये क्या होगा, जन्म से पहले, या तो जन्म से पहले की हो या फिर जिस समय जन्म हुआ है वही उसी टाइम से उसको दृश्य की हानि हो। तो इसका हमारे पास आंसर रहने वाला है बी। फिर है व्हाट इज़ ब्रेल। ब्रेल लिपि क्या है, इसमें ये पूछा। ब्रेल लिपि सभी को पता है कि ब्रेल लिपि क्या होता है, एक लिपि होती है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को लिखने, अपनी भावनाओं को लिखने में, उसको स्पर्श करके पढ़ने में उनको सहायता मिलती है। तो इसमें देखते हैं क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जिससे नेत्रहीन छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने में मदद मिलती है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नहीं होती। एक स्पर्शीय आउटपुट जिससे छात्र टेलीफोन का उपयोग करते हैं। एक स्पर्शीय संचार प्रणाली जिसके उपयोग से नेत्रहीन व्यक्ति शब्दों को पढ़ सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होएगा हमारे पास सी। एक स्पर्शीय संचार प्रणाली है जिसके उपयोग से नेत्रहीन व्यक्ति शब्दों को पढ़ सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनवायरमेंटल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद सेंसरी नीड्स में इंक्लूड। संवेदी आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए की जाने वाली व्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकते हैं। सीटिंग प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मॉडिफिकेशन टू द क्लासरूम, मॉडिफिकेशंस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। छात्रों के बैठने का स्थान, कक्षा का रूप परिवर्तन, अनुदेश और निर्देशात्मक सामग्रियों का रूप परिवर्तन और है उपरोक्त सभी। तो अगर हमारे पास क्लास में एक संवेदी आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए जिससे उनको क्लास में सही रूप से समझ में आए, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके लिए हमें उसके स्थान देखना पड़ेगा, क्लास का भी रूप परिवर्तन करेंगे हम, और अनुदेश और निर्देशात्मक सामग्रियों का रूप परिवर्तन भी करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी। फिर है आगे, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डिसेबिलिटी एटिक्वेट। दिव्यांगता शिष्टाचार की मूल बातें क्या है। तो शारीरिक संपर्क के बारे में संवेदनशील होना, धारणाएं ना बनाना, मदद करने से पहले पूछना, ये उपरोक्त सभी आएगा। क्योंकि इसमें हमें अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम उससे पहले पूछेंगे कि भाई आपको क्या हमारी हेल्प चाहिए, और उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, और हमें उनके प्रति संवेदनशील भी, शारीरिक संपर्क के बारे में संवेदनशील भी होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। According to Rights of Person with Disability Act, cerebral palsy is classified under which type of disability? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी को किस प्रकार की दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर रहेगा विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो आँखों से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट टू स्पीच इज यूज्ड बाय पर्सन्स ऑफ विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, पर्सन विद स्पीच इम्पेयरमेंट, पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर नन ऑफ देम। इसने पूछा है कि टेक्स्ट टू स्पीच किस प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर रहने वाला है ए, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस गिवन इन द इमेज बिलो विच इज यूज्ड बाय पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। पहला ब्रेलर, टेलर फ्रेम, सिग्नेचर गाइड या फिर रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो ये ब्रेलर नहीं है, टेलर फ्रेम भी नहीं, ये ब्रेलर नहीं है। ये क्या है, टेलर फ्रेम है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि
टेलर फ्रेम जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले व्यक्तियों के लिए अंकगणित को सीखने में सहायता प्रदान करता है। सिग्नेचर गाइड एक एटीएम की तरह होता है जो कि सिग्नेचर करने में सहायता प्रदान करता है। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही था। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास टेलर फ्रेम। फिर है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कॉमन कॉज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्प्ले। निम्नलिखित में से क्या भाषण और भाषा दिव्यांगता के सामान्य कारणों में से नहीं है? ब्रेन इंजरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ब्रेन इंजरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या कटा हुआ तालू और होंठ। तो इसका आंसर रहने वाला है, इसने पूछा है कि क्या नहीं है, इसने नॉट के बारे में पूछा है कि क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि यही है एक जो कि हमारे भाषण और भाषा दिव्यांगता के कारणों में से नहीं है। और बाकी सभी ब्रेन इंजरी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और कटा हुआ तालु और होंठ, इन सभी से भाषण और भाषा दिव्यांगता के ये सभी कारण हैं। इन सब मतलब भाषण में कठिनाई आती है। फिर है अगला, SIPDA इज अ स्कीम ऑफ। तो इसमें हम पहले ही तो ये देख लेते हैं कि SIPDA है क्या। SIPDA स्कीम जो है वो विकलांग व्यक्तियों को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देती है, विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर का आयोजन करने में राज्य सरकार की सहायता प्रदान करती है, विकलांग के लिए प्री स्कूल प्रशिक्षण, माता पिता के लिए परामर्श, देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जन्म से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान शिविरों और शीघ्र हस्तक्षेप से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करती है। और इससे जुड़े विकलांगों से रिलेटेड हर एक प्रकार की ये सुविधा प्रदान करने का, उनको हेल्प करने की जो है वो हेल्प करने में आगे रहती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये किसकी योजना है ये पूछा है इसने कि SIPDA निम्नलिखित में से किसकी योजना है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSQF QPS NOS ब्रिंग्स। NSQF QPS QP NOS से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास ए, कौशल का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किलिंग, ये इसका आंसर रहेगा। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू NSQF की फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द following best describes disability? Any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function. B, any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. C, the result when an individual with an impairment cannot fulfill a normal life role, none of them. तो WHO के मुताबिक निम्न में से क्या दिव्यांगता का सही वर्णन करता है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या रचनात्मक संरचना का कार्य संचालन की दृढ़ता में कोई कमी या हानि, मनुष्य की सामान्य गतिविधि के क्षेत्र के भीतर या गतिविधि करने की क्षमता में कमी या फिर बाधा, विकार होने के कारण सामान्य जीवन न व्यतीत कर पाने का परिणाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका रहने वाला है हमारे पास आंसर बी, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम 26 पर। व्हाट इज़ मस्कुलर डायस्ट्रोफी। देखिए, मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो होती है वो मसल से रिलेटेड होती है कि हमारी मांसपेशियों में कोई भी विकार या फिर कमजोरी आ जाती है तो उसे मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि
वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है। चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की हाइट से रिलेटेड कोई भी आ रहा है तो वो द्वारफिज्म में आ जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो 147 सेंटीमीटर है या उससे कम है तो वो द्वारफिज्म में आता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। शरीर की गतिविधि और मांसपेशी समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह, तो इसका ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी, यानी कि मांसपेशियों में कोई कमजोरी है, विकृति है, तो वो जो है वो मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास ए रहने वाला है। फिर है ह्यूमन राइट्स मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के मानव अधिकार मॉडल में मानव की अंतर्निहित गरिमा पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसा कहा गया है कि समस्या भेदभाव में है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और समानता के अधिकार को पूर्ण सम्मान देने के लिए सामाजिक बाधाओं से निपटने का दायित्व राज्य का होने का निर्धारण किया गया है। और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टूल गिवन इन द इमेज यूज्ड बाय पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी टू यूज द कंप्यूटर इजीली। नीचे दिए गए चित्र में बने उपकरण की पहचान करें जो शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर को आसानी से उपयोग करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस सेंटर जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कंप्यूटर को चलाने में सहायता प्रदान करता है और उनको कंप्यूटर चलाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अगला है हमारे पास द्वारफिज्म मीन्स मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन एडल्ट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर और लेस। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि द्वारफिज्म में एक व्यक्ति की जो हाइट पूछी जाती है, जो हाइट होती है वो या तो 147 होती है या उससे कम होती है। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास सी। फिर है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी जेनेटिक डिजीज ऑफ मसल्स। निम्न में से कौन सी मांसपेशियों की वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है। तो मांसपेशियों से रिलेटेड आती है तो हमारी कौन सी हो जाती है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। बस हमारी यहीं तक रहने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।